तो राज्यपाल का अभिभाषण यहाँ चल रहा है और आप देख सकते हैं कि इस बीच किस तरीके से अभिभाषण से दरमियान यहाँ पर जो विपक्षी पार्टी बीजेपी है लगातार हंगामा कर रही है। पेपर लीक मामले को पुरजोर तरीके से यहाँ उठाया जा रहा है विपक्षी पार्टी बीजेपी की ओर से। तो जैसे कि कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार का जो सत्र है वो हंगामेदार रहने के आसार हैं। तस्वीरें भी सामने आ चुकी, तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से यहाँ बीजेपी लगातार हंगामा कर रही है पेपर लीक मामले को लेकर, किसानों से जुड़े मुद्दे को लेकर और तमाम मुद्दे रहने वाले हैं जिसको लेकर बीजेपी सरकार को घेरती हुई सदन में इस वक्त नजर आ रही है। तो राज्यपाल के अभिभाषण के बाद अब कार्यवाही शुरू होगी और एक एक करके जवाब दिया जाएगा सरकार की ओर से, क्योंकि विपक्षी पार्टी बीजेपी फुल ऑन एक्शन मोड में है सरकार को घेरने के लिए। लेकिन जानकारी यह भी है कि सरकार इस कार्रवाई में कई विधेयक रख सकती है, कई विधेयक ला सकती है। तो बजट सत्र बेहद इस बार का महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि गहलोत सरकार के कार्यकाल का ये इस बार का आखिरी बजट सत्र है और 8 फरवरी को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट भी पेश करेंगे। तो राज्यपाल का अभिभाषण हो चुका है और अभिभाषण के बाद अब सदन की कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो आप सुन रहे हैं किस तरीके से यहाँ विपक्षी पार्टी हमलावर है और कहा जा रहा है कि पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराओ। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग लगातार बीजेपी न केवल सदन के अंदर करती नजर आ रही है और आपने कई बार देखा है कि सदन के बाहर बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो सड़कों पर उतर चुके हैं और सीबीआई जांच लगातार मांग जो है बीजेपी पार्टी के नेताओं की ओर से की जा चुकी है और यही मांग अब सदन के अंदर बीजेपी के नेता उठाते नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी राजस्थान। नमस्कार।
प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी हर बूंद में शुद्धता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करें और सबसे पहले अहम खबर आपको बता दें, आज से बजट सत्र की शुरुआत हो रही है और इसके साथ ही तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का ये बजट सत्र और राज्यपाल के अभिभाषण के बाद कल तक के लिए सभा स्थगित होगी। तो राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र जो है वो आज से शुरू हो रहा है और राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र जो है वो शुरू। और गहलोत सरकार के मौजूदा कार्यकाल का ये आखिरी बजट सत्र जो है वो होगा और 8 फरवरी को सीएम अशोक गहलोत जो है वो बजट अपना पेश करेंगे। अब इसको लेकर बजट सत्र की आज से शुरुआत और आपको बता दें कि राज्यपाल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र शुरू हो चुका है। गहलोत सरकार के मौजूदा कार्यकाल का आखिरी बजट सत्र है। आखिरी बजट जो कि मौजूदा गहलोत सरकार के कार्यकाल का आखिरी बजट है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बजट को पेश करेंगे 8 फरवरी को और आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। किन किन वर्ग पर फोकस रहने वाला है, इसको लेकर सरकार ने पूरी तरीके से तैयारियां कर ली हैं। और हमारे सहयोगी विष्णु हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। विष्णु, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, बजट सत्र की शुरुआत यहां पर हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर क्या अपडेट्स हैं? अभिभाषण हो चुका है या होने में है? बिल्कुल, जैसा कि पहले से संभावना व्यक्त की जा रही थी कि राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होते ही सदन में हंगामा हो गया। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने पेपर लीक का मामला उठाया और उसके बाद आरएलपी के विधायक भी वहां बेल में पहुंच गए और उसके बाद उन्होंने जो पुखराज गर्ग है आरएलपी विधायक, वो डायस तक पहुंच गए थे और इस दौरान नारेबाजी शुरू हो गई, हंगामा शुरू हो गया। तो उस दौरान भी राज्यपाल अपना अभिभाषण पढ़ते रहे और वहीं दूसरी ओर जो बीजेपी के बलबीर लूथरा है, उन्होंने फसल खराबे का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि कोहरे और ठंड के कारण जो फसल है वो खराब हो गई और उन्होंने जो फसल की गठरी है वो लेकर पहुंचे थे विधानसभा सदन में और उन्होंने लहराया कि ये फसलें खराब हो गई है, सरकार इनका मुआवजा दे। और उसके बाद जो विपक्ष के सारे विधायक है वो वेल में पहुंच गए और उन्होंने नारेबाजी शुरू की कि सरकार भी पेपर लीक, ये नारेबाजी शुरू कर दी क्योंकि पहले से ये तय था आक्रामक रुख अपनाएंगे विपक्ष। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने यहाँ पर कह भी दिया था बाहर, जब विधानसभा में बाहर हमने बात की थी तो उन्होंने कहा था कि पेपर लीक और सरकार भी। तो यही अंदर सदन में हुआ और उन्होंने ये मामला उठाया। जो माकपा के बलवान पूनिया है वो भी वेल में पहुंच गए और उन्होंने पेपर लीक को लेकर विरोध जताया और पूनिया ने कहा कि वो, ये बात खास बात है कि पूनिया, जो बलवान पूनिया, वो सरकार के समर्थक माने जाते हैं। उन्होंने बाहर तो कहा था कि वो सरकार से मांग करेंगे कि सब चीजों में सही हो, पेपर लीक के रोके, लेकिन आश्चर्य की बात है कि वो भी इस अपने परफॉर्मेंस दिखाने के लिए बेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ पेपर लीक को विरोध रही। वहीं दूसरी ओर बीजेपी विधायकों ने सदन में नारेबाजी की, बेल में पहुंचकर, और लगातार नारेबाजी की कि पेपर लीक कैसे हुआ, जादूगर की जादूगरी से हुआ। राठौड़ ने भी नारा लगाया इस तरह का, जो उपनेता प्रतिपक्ष है, पेपर लीक कहाँ मिलेगा। बीजेपी विधायक बोले नाती तेरे बाड़े में, क्योंकि नाती तेरा बाड़ा ये काफी चर्चित हुआ था इस सरकार के कार्यकाल में, जब गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री थे। तो ये आज यहाँ सदन में भी ये नारा लगाया गया। बीजेपी के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उन्होंने कहा कि पेपर कहाँ मिलेगा, तब विधायकों ने कहा कि नाती तेरे बाड़े में। और बलवान पूनिया जो स्पीकर के सामने बने डायस पर चढ़ गए और आरएलपी विधायक भी वहां डायस के ऊपर चढ़ गए, जहां ये बैठते हैं प्रमुख सचिव विधानसभा, उसके पास चढ़ गए। और इस बीच राज्यपाल को अपना अभिभाषण समाप्त करना पड़ा। राज्यपाल ने अपना अभिभाषण समाप्त कर दिया और अब सदन में लगातार नारेबाजी चल रही है और हंगामा चल रहा है। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जैसा कि पहले तय किया गया था कि ये जो सदन है वो हंगामेदार रहने वाला है, क्योंकि बजट सत्र आखिरी सत्र है। इसमें सत्ता पक्ष हो
और चाहे विपक्ष हो, जहां विपक्ष लगातार रणनीति बनाई, उससे पहले आधा घंटे पहले विपक्ष ने 9:30 बजे जब विधायक दल की बैठक हुई तो उसी में तय किया गया था कि किन किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर उठाया जाना, और उन्हीं मुद्दों को लेकर यहाँ पर उठाएंगे और उसके आधार पर ये मुद्दे उन्होंने यहाँ उठाया है। और इसमें उसी रणनीति के तहत जो ही अभिभाषण शुरू हुआ तो पेपर लीक का मामला सामने ले आया। एक महत्वपूर्ण विषय है, लाखों युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है, तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मामले को लेकर भुनाना चाहता है और इसी को लेकर उन्होंने ये मुद्दा यहाँ पर उठाया है। जी लगातार बीजेपी हमलावर रुख अपनाए हुए हैं और ये लगता नहीं है कि पूरे बजट सत्र के दौरान ये रुख जारी रहेगा विपक्ष का, और इसी को लेकर आप देख सकते हैं सीधा मेरे साथ आरएलपी विधायक है, उनसे नारायण बेनीवाल, उनसे पूछते हैं क्या मामला रहा और किस तरह से हंगामा हुआ। देखिए, राज्यपाल महोदय ने जब अभिभाषण पढ़ना शुरू किया तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के हम तीनों विधायकों ने पुरजोर विरोध किया पेपर लीक की सीबीआई जांच को लेकर। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का रहा कि सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने पेपर लीक प्रकरण में जितना विरोध करना चाहिए था उतना नहीं कर पाए। इससे साफ जाहिर है कि इस राजस्थान प्रदेश में मिलाजुली का खेल चला रहा है और सत्ता में बैठे और विपक्ष में बैठे बड़े लोग भी शायद इस पेपर गिरोह को बचाने की मंशा रखते हैं। मेरे साथ पुखराज गर्ग भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या था, आप डायस में चढ़ गए और आपने विरोध जताया पूरा? देखिए, प्रदेश के अंदर जिस तरह से पेपर आउट हो रहे हैं और पिछले 4 साल से जितनी परीक्षाएं हुई सारे पेपर आउट हुए। हमने हमारे पार्टी के सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल साहब के नेतृत्व में मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी दिया था पहले कि इसके सारे प्रकरण की सीबीआई जांच हो ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। बिल्कुल, सीबीआई जांच के लिए कहा है। आगे क्या रुख रहेगा आपका आरएलपी इसकी? देखिए, आरएलपी पहली ऐसी पार्टी है जिसने युवाओं के हितों के लिए सड़क से लेकर सदन तक पेपर लीक के प्रकरणों को लेकर पूरा विरोध प्रदर्शन किया और जरूरत पड़ी तो राजधानी को घेरेंगे और जो युवा हैं, जो बेरोजगार है, उनको हम न्याय दिला के रहेंगे। बिल्कुल, ये देख आप बात कर रहे थे कि नारायण बेनीवाल थे आरएलपी विधायक। आप देख रहे हैं कि इन्होंने पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई से जांच करवाने की मांग की और इस मांग को लेकर ये लगातार यहाँ हमलावर रह रहे। उन्होंने कहा कि सरकार सदन में घेरेगी और आप देख सकते हैं इसके अलावा बीजेपी विधायक क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको दिखवाते हैं। बिल्कुल, हमारे दूसरे साथी कैमरामैन है वो देख रहे हैं। मेरे पास शांति धारीवाल भी यहाँ पर है, बात करते हैं उनसे, कोशिश करते हैं। शांति धारीवाल आ रहे हैं, क्या कहना है? उधर चल रही है जब तक लाइव चल रहा है। बोलो तो एक बार और बोलो, आन तो दो, लाइव चल रहा है। क्या रहा मुद्दा, क्या विपक्ष का क्या रहा? बताता हूँ यहाँ बिल्कुल, ये शांति धारीवाल थे, अभी बात करेंगे मीडिया से, आप देख सकते हैं जी। बिल्कुल, तो तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे सहयोगी विष्णु लगातार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं और किस तरीके से विपक्ष की तरफ से जोरदार हंगामा वेल में किया गया है, इसको लेकर जानकारी विष्णु हमारे साथ साझा कर रहे थे। इसके साथ ही शांति धारीवाल वहां पर पहुंचे हुए हैं, यूडीएच मंत्री हैं और वो भी अभी मीडिया से रूबरू होंगे और जानकारी साझा करेंगे कि आखिर क्या कुछ वहां पर किया गया और किस तरीके से सरकार की तरफ से तमाम तैयारियां की गई हैं, क्योंकि सरकार लगातार दावा कर रही है कि पेपर लीक मामले में सरकार ने सख्त एक्शन लिया है और आगे भी अगर और भी नाम आते हैं, उनमें लिप्त होते हैं और कुछ नाम, तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक बड़ा मुद्दा है पेपर लीक मामला, क्योंकि प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है और ऐसे में सरकार ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस नीति है और हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदस्यगण, क्योंकि राजस्थान में जो अभूतपूर्व विकास हुआ है उसके बाबत राज्यपाल महोदय जो है सारी बातें बताना चाहते थे, उस बातों को सुनना नहीं चाहते थे, इसलिए जो है ये वॉकआउट किया है। जहाँ तक पेपर लीक का सवाल है वो तो मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं और बाकी जो है तो बाकी की भी इंक्वायरी चल रही है। लेकिन आज तक जो दूसरी स्टेटों में जो भारतीय जनता पार्टी की राज्य है जहाँ पर पेपर लीक हुए वहाँ तो मुलजिम ही नहीं पकड़े गए, आज तक जांच ही नहीं हुई। राजस्थान ने तो तीव्र गति से काम किया है। तो जो विकास हुआ है वो विपक्ष को पच नहीं रहा, इसलिए आज जो है उन्होंने कोई ना कोई बहाना बना करके जो है वो
बहिर्गमन किया है वहाँ का सदन का। आप ही की पार्टी के सचिन पायलट ये मुद्दा उठा चुके हैं जनता के बीच में कि इसकी जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए, जांच हो रही है, जांच होनी क्या चाहिए, जांच हो रही है। और जांच में जो कुछ मिला अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई, बल्कि उनकी प्रॉपर्टी तक तोड़ दी गई। असल में जितना विकास हुआ है राजस्थान में, वो राजस्थान का विकास जो है इनके पेट में जलन पैदा कर रहा है विपक्षियों के। और विपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। ये विकास के ऊपर क्यों नहीं हमला करते कि साहब ये विकास गलत हुआ है, या यहाँ पर ये गलती हुई है, यहाँ ये गलती हुई है, लेकिन विकास के बाबत बात नहीं करेंगे। जबकि राजस्थान में जैसा विकास हुआ है किसी भी देश के किसी भी राज्य में इस प्रकार का विकास नहीं हुआ होगा। जो नीतियां मुख्यमंत्री जी के द्वारा दी गई, जिससे आज करोड़ों लोगों को जो है लाभ मिल रहा है, चाहे वो चिरंजीवी योजना हो स्वास्थ्य के मामले में, चाहे शिक्षा के मामले में हो, चाहे जो है गरीबों के उन्मूलन के मामले में हो, ऐसी नीतियां किसी भी राज्य के द्वारा, कहीं भारत के किसी भी राज्य के द्वारा ऐसी योजना नहीं दी गई। ओल्ड पेंशन योजना, अब ओल्ड पेंशन योजना के लिए का विरोध ये कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इनको याद है, क्या समझे कि इन्हीं के द्वारा जो बंद की गई थी अब वो कैसे चालू हुई। धारीवाल जी, संयम लोढ़ा जी ने विशेषाधिकार लगाया। आज विपक्ष एकजुट दिख रहा है क्या आपको? विपक्ष एकजुट दिख रहा है? विपक्ष का एकजुट जुड़ रहा है। कैलाश मेघवाल साहब बैठे हुए थे, वसुंधरा जी बैठी हुई थी, बाकी लोग चुपचाप खड़े हुए थे। ये 5 या 7 सदस्य जो है वो जरूर हल्ला कर रहे थे, इसमें कोई दो राय नहीं। विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लगाया है संयम लोढ़ा जी ने, वो तो खैर अभी देखेंगे क्या होता है। चौधरी ने कहा है आप ही की सरकार में जो हेमाराम चौधरी उन्होंने कहा है कि मैंने 2 ही नेता ऐसे देखे जो क्विक डिसीजन करते हैं, एक नरेंद्र मोदी और एक इंदिरा गांधी, और मोदी ही गुजरात में अच्छा डिसीजन किए थे, तो सरकार रिपीट हुई है। हमारे यहाँ डिसीजन नहीं हो रहा है। यहाँ डिसीजन नहीं हो रहा, ये कहा है, उन्होंने कहा है। वो एक आध तो बतावे जिसमें डिसीजन नहीं हुआ, वो बता तो दे। कोरा जो है क्या नाम, बयान देने से क्या होता है? क्यों सरकार के मंत्री सरकार को घेर रहे हैं, क्या कारण है? कौन से मंत्री घेर रहे हैं? हेमाराम जी कोई नहीं घेर रहे, सिर्फ वो अपनी बात कह रहे हैं। बात कहने का हक है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं है यहाँ पर मुंह बंद करना पड़ता है। यहाँ पर जो है खुले विचार रखे जाते हैं। सही कह रहे हैं, वो मोदी जी से फैसले ले रहे हैं, मजबूत फैसले ले रहे हैं। लो आप बोलो, बोलिए। रामलाल जी, जवाब नहीं था मंत्री जी के पास में। देखिए अब धीरे धीरे जैसे समय सरकार का पूरा होता हुआ जा रहा है, हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के नेता अगर ये कहते हैं कि हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है, तो फिर कांग्रेस के विधायक ही सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं? सरकार के विधायक ही नंगे पांव क्यों चल रहे हैं? सरकार के कोटा से आने वाले भरत सिंह जी भ्रष्टाचार के आरोप क्यों लगा रहे हैं? सरकार में बाड़मेर से आने वाले विधायक हेमाराम जी और मंत्री ये क्यों कह रहे हैं कि सरकार निर्णय नहीं कर रही है? सरकार के ही टोंक से आने वाले विधायक पेपर लीक मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। सरकार के दौसा से आने वाले विधायक मीणा जी सरकार पे कई संगीन आरोप लगा रहे हैं। तो जब सरकार के विधायक ही सरकार से संतुष्ट नहीं है तो फिर जनता कहाँ संतुष्ट होगी? ये विरोध कब तक जारी रहेगा? विरोध कब तक? जब तक सरकार स्पष्ट रूप से दोषियों को जेल के सलाखों के पीछे नहीं भेज दे, किसानों को शीतलहर की वजह से मुआवजा नहीं दे दे, और जब तक बिजली कटौती बंद नहीं कर दे, तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आपके उपनेता प्रतिपक्ष के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव क्यों लाया गया? सरकार सिर्फ एक उपनेता के प्रति क्या सारे बीजेपी के नेताओं के खिलाफ विशेषाधिकार का निर्णय लिया है, तो भी हम चुप रहने वाले नहीं है। बिल्कुल मुकाबला इसका फोटो आज आप विधानसभा देंगे तो हो जाएंगे ले लो पहले यार। नारायण जी, आप लोगों ने मुद्दा उठाया पेपर लीक का, क्या मांग है आप लोगों की? रीट भी सीबीआई जांच की मांग की थी लेकिन सरकार मानी नहीं, क्या आप उम्मीद है? देखिए, आज महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जब शुरू हुआ तो आरएलपी के तीनों विधायकों ने पुरजोर तरीके से विरोध किया। हमारे सुप्रीमो हनुमान जी के निर्देश के अनुसार सड़क से लेकर और सदन तक आरएलपी पार्टी युवाओं के साथ हमेशा खड़ी रही। आज पेपर लीक का जो मामला है इसकी सीबीआई जांच को लेकर हमने पुरजोर विरोध किया, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जैसा हनुमान जी आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की मिलीजुली का जो खेल आज
सदन में भी देखने को मिला। कई लोग कोई सा मुद्दा उठा रहे थे, मतलब गंभीरता से आज सबको मिलकर पेपर लीक जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाना चाहिए था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का भी बड़ा दड़ा जो है वो कहीं ना कहीं नहीं चाहता कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि यदि जांच शुरू हुई तो पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान सरकार के कई ब्यूरोक्रेट्स और मंत्री विधायक जो हैं वो इसके लपेटे में आएंगे। देखिए मुख्यमंत्री जी ने कईयों को, जोरीलाल मीणा के बच्चे को भी क्लीन चिट दी थी, लेकिन न्यायालय ने जेल भेजा कि नहीं भेजा? मुख्यमंत्री जी कोई जांच एजेंसी थोड़ी। और जिस एसओजी की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी जांच करने की, उसकी एएसपी 2 करोड़ की रिश्वत में पकड़ी जाए तो आप क्या न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? राष्ट्रगान के दौरान भी आप लोगों को वेल में खड़ा रहना पड़ा जी। क्या कोई ऑडियो सिस्टम में गड़बड़ हुई है क्या? हाँ, ऑडियो सिस्टम में गड़बड़। हाँ, इसको लेकर के सरकार कह रही है कि भाई राष्ट्रगान के दौरान भी नारेबाजी हुई। नहीं, राष्ट्रगान के, देखिए राष्ट्रगान तो सब गाए, हम बड़ा सम्मान करते हैं राष्ट्र का, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सरकारों के पास और कोई बचा नहीं ना, जब विरोध से बौखलाई हुई है सरकार कतई नहीं चाहती कि इसकी सीबीआई जांच हो, क्योंकि पेपर लीक के तार जो है वो सीएमओ से जुड़े हुए और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के भी कई मंत्री और उस टाइम के ब्यूरोक्रेट्स इस लपेटे के अंदर आएंगे यदि जांच हो तो। बिल्कुल, क्योंकि 2013 से लेकर आज तक जो मामले चल रहे हैं पेपर आउट के, पूर्ववर्ती आरपीएससी के चेयरमैन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण के कारण जो बचे, जिन्होंने अपनी पुत्री के आरजेएस के पेपर के लिए प्रिंटर्स में जाके और वो पेपर भी लेके आए, उनके ऑडियो वीडियो भी आए विधानसभा के अंदर, ये मामले भी उठे। दोनों ही नहीं चाहते क्या? बिल्कुल, देखिए आज आपने नजारा देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी से इस मामले को यदि चाहती तो हमारे साथ आती खुल के। वो कतई नहीं चाहते कि इस मामले की सही जांच और दूध का दूध और पानी का पानी हो, वरना आज राज्यपाल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के ये मोदी जी को चिट्ठी लिखे, गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखे और ये लिखे कि भाई कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, युवा सड़कों पे, सरकार अपने आप जांच करा लेगी, ईडी से करा लेगी, सीबीआई से करा लेगी। सरकार के पास अनेक हथकंडे, हम पूरा प्रयास करेंगे सदन के अंदर इस मामले में हम पूरी पुरजोर तरीके से विरोध करें। यदि सरकार इसके लिए तैयार नहीं हुई तो हमें न्यायिक पालिका का दरवाजा भी खटखटाना पड़ा, तो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हाईकोर्ट भी जाके और इस मामले में पैरवी करेगी। तो आरएलपी से विधायक नारायण बेनीवाल को आप यहां पर सुन रहे थे, और इससे पहले भाजपा से प्रमुख वक्ता हैं, उन्होंने, रामलाल शर्मा ने भी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चालू करें। चर्चा का विषय बने हो आजकल आपके बारे में सब लोग कहने लगे। अरे नियत ठीक रखे यार, नियत ठीक रखे, गुरु हो जाएंगे लोग। मैं बता रहा हूँ रहने दो क्या हो जाएगा इससे यार, बताओ क्यों पटक रहे हो एक दूसरा का, बताओ माइक पटक रही है। देखिए आज राजस्थान की विधानसभा में बीजेपी ने जो पाप करने का इतिहास बनाया, देश बीजेपी को कभी माफ नहीं करेगा। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को माफी मांगनी चाहिए पूरे देश से। राष्ट्रगान हमारे लिए सर्वोपरि है। लोकसभा और विधानसभा में जब भी राष्ट्रगान होता है तो कभी भी उसके बीच में नारे नहीं लगाए जाते। राष्ट्रगान जब शुरू होता है सब खड़े हो जाते हैं। बीजेपी के लोग राष्ट्रगान के दौरान नारे लगा रहे थे, और ऐसा कौन सा मुद्दा उठा रहे थे? शर्म नहीं आती बीजेपी के लोगों को? विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा जब आया तब जाकर गवर्नर और अध्यक्ष को पता चलता है। आप वो यूट्यूब उठाकर देखिए, मैं दावे से कह रहा हूं, जो राष्ट्रगान का अपमान किया राजस्थान की बीजेपी के नेताओं ने, उसके लिए इनके राष्ट्रीय नेतृत्व को माफी मांगनी चाहिए। सामने आना चाहिए कि राष्ट्रगान का आपके इतने वेस्टेड इंटरेस्ट हो गए, और बीजेपी जो मुद्दे अंदर लेकर आई है, पेपर लीक के मामले में जितना चिल्ला कर बात कर रही है, जब बीजेपी की राजस्थान में सरकार थी और वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थे तब पेपर लीक हुए, तब इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। कांग्रेस की सरकार वो सरकार है जो एक्ट लेकर आए, हम कानूनी कार्रवाई की, और सारे पेपर लीक वालों को हम पकड़ रहे हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कांग्रेस सरकार का कोई मंत्री हो, एमएलए हो, कार्यकर्ता हो, सब। हमारी आत्मा रोती है, सख्त से सख्त कानून राजस्थान में बना है। तो पेपर लीक तो हाईकोर्ट के एग्जाम में भी हो रहे हैं, हर स्टेट में हो रहे हैं, बीजेपी के राज्य में भी हो रहे हैं। बीजेपी
ये चाहती है कि कांग्रेस सरकार की जो योजनाएं, जो गांव, गरीब, खेत खलियान, माँ बहन बेटी को सम्मान देती है, हमारी योजनाओं का मुकाबला ही नहीं कर सकती। यदि बीजेपी में दम है तो आज गवर्नर का स्पीच होने देती। बीजेपी गवर्नर का स्पीच इसलिए नहीं होने दे रही, बीजेपी जानती है कि राज्यपाल का यदि अभिभाषण पूरा हो जाता तो कांग्रेस सरकार ने जो काम किए वो सामने आएंगे। कांग्रेस सरकार वो है जो राजस्थान में 38 लाख घरों में जीरो बिल आता है बिजली का, क्योंकि हमने 50 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी। 8 लाख किसान के घर में जीरो बिल आता है, क्योंकि हम किसान को फायदा पहुंचा रहे हैं। 12,000 रुपए साल के किसान को अलग से दे रहे हैं। 1 करोड़ लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देते हैं। राजस्थान पहला राज्य है पूरे देश में जहां पर मुख्यमंत्री ने आगे आकर पिछली बार बजट में यह घोषणा की कि राजस्थान के विधायक 5 करोड़ रुपए एमपी के बराबर मिलते हैं। राजस्थान के 200 विधायकों को आप जाकर देख लो, सड़कों का जाल हमने पूरे राजस्थान में बिछा दिया। राजस्थान मॉडल स्टेट है और इस वक्त ये अंतिम बजट सत्र है। यदि बीजेपी में दम है तो केंद्र की सरकार के कामों पर, और केंद्र सरकार ने जो वादे किए थे लोकसभा चुनाव से पहले, उन वादों पर, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने चुनाव से पहले जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उन वादों पर बहस करा ले। हमने तो 86% वादे पूरे कर दिए। अभी जब मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चिंतन शिविर हुआ तब हमने हमारा रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत किया। अरे बीजेपी के प्रदेश के लोगों, तुम भी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करो, बताओ क्या हुआ पेट्रोल डीजल की महंगाई का। तुम तो सस्ता पेट्रोल डीजल देने की बात कर रहे थे, क्या हुआ गैस सिलेंडर पर। गैस सिलेंडर पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने घोषणा की राहुल गांधी की उपस्थिति में, और राहुल गांधी जी की उपस्थिति में कहा कि जितने भी उज्ज्वला योजना में 69 लाख परिवार जुड़े हुए हैं उनको 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। ये सब्सिडी देने का काम केंद्र सरकार का था, लेकिन आप तो आटे पर टैक्स लगा रहे हो, दाल पर लगा रहे हो, चावल पर लगा रहे हो, आप तो पराठे पर टैक्स लगा रहे हो। 2 बार टैक्स लगता है कि आटे पर टैक्स, फिर पराठा बन गया तो पराठे पर टैक्स। तो बीजेपी के लोगों खुद की गिरेबान में झांको और बताओ, इस तरह से राष्ट्रगान का अपमान करके पाप लगेगा। 2023 में हम फिर लौट कर आएंगे, क्योंकि तुम्हारे पापों का हिसाब तुम्हें देना पड़ेगा। जो पाप अब बीजेपी कर रही है सदन का काम रोक कर, वो राजस्थान की जनता का अपमान है। राजस्थान की जनता कभी भूलेगी नहीं बीजेपी वालों को। जेपी नड्डा जी आ रहे हैं आज, प्रदेश कार्यसमिति भी रखी है, और नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं 28 तारीख को। गहलोत सरकार को घेरने के लिए राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव लाने वाली है बीजेपी। गहलोत सरकार को घेरने के लिए राजनीतिक आर्थिक प्रस्ताव बीजेपी लाए, लेकिन बीजेपी ये भी जवाब दे दे कि बीजेपी ने जो देश के साथ वादे किए थे लोकसभा चुनाव से पहले, 15 लाख अच्छे दिन के, नोटबंदी के बाद 50 दिन में पूरी स्थितियां सुधारने के, सस्ता पेट्रोल डीजल देने के, महंगाई कम करने की, तो महंगाई ने जो रिकॉर्ड तोड़ दिए। महंगाई, बेरोजगारी के कारण हर 1 घंटे में आप ये मानकर चलिए लोग आत्महत्या कर रहे हैं, सैकड़ों नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। उसका क्या होगा? ईआरसीपी पे जवाब दे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं तो प्रधानमंत्री जी को देश को कुछ देना चाहिए, और नड्डा जी को तो राष्ट्रगान के मामले में बीजेपी वालों से सवाल खड़े करके और माफी मांगनी चाहिए देश से। राष्ट्रगान का अपमान किया बीजेपी के एमएलए ने। क्रूड ऑयल का दाम कम हो गया है। क्रूड ऑयल दाम के लिए इनके जो केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, वही नाम है उनका, उन्होंने ये कहा, हरदीप सिंह जी पुरी ने, जो इनके केंद्रीय मंत्री है, कि क्रूड ऑयल के दाम अब कम हो गए, और दाम की पूरी टैली दी है। मैं नहीं कह रहा, केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं। अरे देश के लोगों देखो, पाप हो रहा है। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर $130 प्रति बैरल जब क्रूड ऑयल के दाम थे, तब पेट्रोल डीजल 70 रुपए के लीटर से नीचे बिक रहा था, और आज खुद इनका मंत्री कह रहा है कि क्रूड ऑयल $81 प्रति बैरल पर है। तो मतलब $50 प्रति बैरल का अंतर आ रहा है क्रूड ऑयल में, और मंत्री कह रहा है हमने तो कंपनियों को कह दिया। क्यों झूठ बोल रहे हो, पाप कर रहे हो, लोगों के खातों में पैसे भेजो। $71 प्रति बैरल पे भी क्रूड ऑयल आ गया था। आप इतने ज्यादा पैसे ले नहीं सकते। संविधान में भी कंपनियों के रूल्स रेगुलेशन बने हुए हैं, और उन कंपनियों के रूल्स के अनुसार ये जो कंपनियां भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम काम करती है, उनके अनुसार यदि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम कम होते हैं तो दाम आपको कम करने चाहिए। लेकिन सरकार, जब केंद्र सरकार नकटी हो जाए और दूसरों पर सिर्फ पत्थर फेंकने का काम करे तो फिर क्या करें? इनका मंत्री कह रहा है, तो आखिर ये दाम कौन बढ़ा रहा है? पूरे देश में आप 11 लाख करोड़ के उद्योगपतियों के कर्जे माफ कर देते हो। आप 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लेते हो 8 साल में, और पिछले 47 जब 2014 तक सारी सरकारें मिलकर सिर्फ 55 लाख करोड़ का कर्जा लेती है। तो केंद्र सरकार का हिसाब इनको देना पड़ेगा। केंद्र के जुल्म के कारण आम आदमी की आंख में आंसू है।
जुल्म हम नहीं कर रहे, जुल्म केंद्र सरकार कर रही है। हम तो लोगों को रिलीफ दे रहे हैं। ये भी कह रहे हैं कि स्टेट ने कम नहीं किए वेट कई जगह पे, इसलिए क्या बात करते हैं। हमारे स्टेट में पेट्रोल डीजल पर उतना ही टैक्स है राजस्थान में जितना 2014 में था। बीजेपी के नेता बहुत ही, मैं कह रहा हूँ, झूठ के जनरेटर है, शर्म नहीं आती इनको। पेट्रोल के अंदर इथेनॉल की मिलावट भी हो रही है और बकायदा वैध मिलावट हो रही है। केंद्र सरकार ने पहले 10% मिलावट को मंजूरी दी थी, अब 20% तक कर दिया है, 40% तक ले जाने। इथेनॉल की मिलावट को वो मंजूरी दे, कानून बनाए, उसके लिए हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम तो कम करो। मैं तो ये कह रहा हूँ, राजस्थान बीजेपी के नेता बार बार कहते हैं राजस्थान की सरकार है ना जो टैक्स कम नहीं कर रही है। अरे भाई साहब, आप वसुंधरा जी जब मुख्यमंत्री थी, जितना टैक्स राजस्थान की सरकार तब पेट्रोल डीजल पे लेती थी उतना ही हम आज लेते हैं। हमने टैक्स नहीं बढ़ाया, टैक्स मोदी सरकार ने बढ़ाया है। और आप इस बात को भी समझ लो, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी और सेस मोदी सरकार ने बढ़ाया, तो महंगा केंद्र सरकार ने किया है। हम तो सस्ता कर रहे हैं, फ्री में मेडिकल देते हैं, फ्री में बिजली देते हैं 38 लाख लोगों के घरों में। तो हम तो लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार लोगों को घुटकर मारने का काम कर रही है। इथेनॉल जो है ये सस्ता आता है, लेकिन इससे वसूली जो जा रही है कीमत, वो पेट्रोल की कीमत वसूली जा रही है, सस्ती चीज की। ये आप ठीक कह रहे हो, इथेनॉल मिलाकर भी पेट्रोल डीजल आप सस्ता नहीं कर रहे, तो आपकी नीयत खराब है केंद्र की बीजेपी की सरकार के लिए। सुन लेना, जुल्म ज्यादा दिन तक देश स्वीकार नहीं कर है, लेकिन वो वही भाषण पढ़ते हैं जो सरकार लिखती है, उन्हीं की वाणी को वो प्रतिध्वनि करते हैं। प्रदेश के जो 4 बरस में हालात बने, ये बात तो ठीक है कि अब राजस्थान की जनता ने तय कर लिया है कि कांग्रेस की अब वापसी नहीं होगी, लेकिन जो कर्जा माफी से लेकर, बेरोजगारों के मुद्दों से लेकर, पेपर लीक से लेकर, बिजली की जितनी जो हालात हुई है पूरे प्रदेश में, अपराध और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हैं, ये सारे मुद्दे थे जिस आधार पर हमें प्रतिकार करना था। सदन में और भी अवसर आएंगे जब बहुत मुखर होकर पूरी ताकत के साथ इस सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। और स्वाभाविक तौर पर हमारी एक फर्ज था, हमारा कर्तव्य था कि हम जनता के लिए, बेशक सदन हो, वहां पर अपनी बात को मुखर करें। सीबीआई जांच की मांग आप लोग कर रहे थे, सदन में भी, सदन के बाहर भी कर रहे हैं। पहले भी कर चुके, लेकिन मुझे लगता है कि ये सरकार जो है बहुत आशंकित है, सुरक्षित है, क्योंकि इनको ये भय तो पूरा लग रहा है कि यदि इसकी निरपेक्ष जांच हो जाए तो ये सरकार पहले भी चली जाती और अभी भी सरकार के सर पे तलवार लटकी है। आपको लगता है सरकार को आपके साथ साथ अपनों से भी खतरा है? निश्चित रूप से है, क्योंकि ये केवल आज की बात नहीं, 4 साल से जिस तरीके से मुख्यमंत्री गृह मंत्री होते हुए राजस्थान के गृह मंत्रालय को तो संभाला नहीं संभाला, लेकिन उन्होंने राजस्थान की पुलिस को जासूसी की संस्था जरूर बना दिया उस असुरक्षा के चलते। सचिन पायलट खुद इस चीज पर सवाल उठाते आए हैं, पब्लिक मंच पे भी वो खुद कह रहे हैं, अपनी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं, और ये भी कह चुके हैं कि युवाओं के साथ अगर न्याय नहीं हुआ तो मैं बोलूंगा। अब छुपा हुआ तो कुछ रहा नहीं है, क्योंकि वो जो उन्होंने कहा है, भले इशारों में कहा हो, और दोनों तरफ से जो इशारों में बातें होती हैं, उसको राजस्थान की जनता उनकी भाषा को समझ चुकी, और इसलिए कांग्रेस के आलाकमान को ही संज्ञान लेना था, लेकिन शायद आलाकमान भी उनका इतना कमजोर है कि वो पिछले 4 वर्षों से राजस्थान की आवाम का भला करने का निर्णय नहीं कर पाया। संज्ञान कौन लेगा? पेपर लीक के अलावा भी अन्य मुद्दे हैं जिसमें सरकार को आप घेर रहे हैं आने वाले? देखिए, मैं जो कोर इश्यूज हैं जिसके बारे में अक्सर हम चर्चा करते हैं, भले ही वो किसानों की कर्जा माफी है, चाहे बेरोजगारी है, चाहे भ्रष्टाचार है, पेपर लीक से लेके अनेक तमाम इस तरीके की, बिजली एक बड़ा मुद्दा है। अभी बड़े पैमाने पर पाले के कारण राजस्थान के किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, खासतौर पर सरसों को, और जो नाजुक फसलें, सब्जियां हैं, उसमें राजस्थान के किसान, क्योंकि मैं बहुत बड़े एरिया में जाके आया हूँ, बॉर्डर से लेकर जयपुर तक के सीमा के क्षेत्रों में भी जिस तरीके से बड़ा नुकसान हुआ है उसका आकलन होना चाहिए था। अभी तक गिरदावरी नहीं हुई, सर्वर खराब है, इसलिए ऑनलाइन गिरदावरी उनकी विफल हो गई। उसके बावजूद फील्ड में कोई अधिकारी गया नहीं, सरकार ने कोई निर्देश नहीं दिया। ये कहा जा रहा है कि पाले में मुआवजा नहीं दिया जाता, लेकिन सरकार के पास में बहुत सारा ऐसा उपक्रम होता है जिसमें वो किसानों को सहूलियत दे सके।
प्रायोजक पतंजलि दिव्य जल, देश का पानी, हर बूंद में शुद्धता। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। मैं हूं आपके साथ अंकुर श्रीवास्तव। चलिए सीधा रुख कर रहे हैं जयपुर का। सतीश पूनिया क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं। हमारे सहयोगी विष्णु भी वहां से लाइव हमें तस्वीरें दिखा रहे हैं और विष्णु इस वक्त विधानसभा के बाहर मौजूद है। विष्णु, फिलहाल क्या तस्वीरें वहां से, क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। बिल्कुल, अभी लगातार हंगामे के बाद अब विधानसभा स्थगित हो चुकी है, तो ऐसे में यहाँ पर सभी नेता आ रहे हैं और अपनी अपनी बात रख रहे हैं। जहाँ पक्ष सत्ता पक्ष है उन्होंने अपनी बात रखी है, शांति धारीवाल और राजेंद्र इसमें प्रताप सिंह खाचरियावास ने। वहीं विपक्ष की ओर से भी यहाँ पर पहले आरएलपी विधायकों ने कहा कि वो सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और इसको लगातार पेपर लीक हो रहे हैं और युवाओं के भविष्य के साथ ये खिलवाड़ है, तो ऐसे में उनके साथ मांग की जा रही थी। और अब जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया और विधायक भी हैं, उन्होंने कहा है कि लगातार उनके कई मुद्दों पे, इसके अलावा भी पेपर लीक के अलावा सड़क, बिजली, पानी, तमाम मुद्दे हैं, उनको लेकर हम सरकार को मुद्दे उठाएंगे जनता के पक्ष में। और उसको लेकर हालांकि जब उनसे सवाल किया गया कि यहाँ पर राज्यपाल के अभिभाषण से पहले जब जनगण मन हुआ तो उस दौरान यहाँ पर राष्ट्रगान का अपमान हुआ, उन्होंने कहा नहीं, जानबूझकर कोई नहीं करता, लेकिन सब सावधान की मुद्रा में खड़े थे, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं हुआ। वहीं जो सतीश पूनिया, उन्होंने अभी अभी कुछ देर पहले कहा कि जो तमाम मुद्दे हैं वो आप देख सकते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। एक बार फिर सुनवाते हैं आपसे सतीश पूनिया क्या कह रहे हैं। जी, सरकार के टाइम से ही कि जो कोटा रहेगा विधानसभा, बिल्कुल मैं सच से बात करते हैं, हमारे सहयोगी हैं शशि मोहन, उनसे बात करते हैं, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पर वैसे शशि जी, क्या हंगामे में रहा और क्यों ये इस तरह से हंगामा बरपा? देखिए, हंगामा सिर्फ और सिर्फ एक बड़े कारण से था, वो पेपर लीक का मुद्दा। बीजेपी इस मुद्दे पर पहले चर्चा चाहती थी, अभिभाषण से पहले चर्चा चाहती थी, लेकिन बजट सत्र की जो महत्ता होती है वो राज्यपाल के अभिभाषण से होती है और अभिभाषण पहले कराना चाहते थे सदन, और इसीलिए राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने राज्यपाल के बोलने से पहले ही, जैसे ही संविधान की प्रस्तावना राज्यपाल ने पढ़ी, मूल कर्तव्य बताए, उसके बाद में तत्काल नेता प्रतिपक्ष ने अपनी बात रखी, कहा पेपर लीक का मुद्दा बहुत बड़ा है, लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ है, लेकिन इस पर सदन में चर्चा नहीं हो सकी। और जैसे ही राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, सदन में नारेबाजी शुरू हो गई। सबसे पहले आरएलपी के विधायक, तीनों विधायक वेल में आए, वो तख्तियां लेकर के वेल में आए और उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके थोड़ी देर बाद में बीजेपी के विधायक भी अपने गलियारों में आ गए थे जिधर विपक्ष बैठता है। थोड़ी देर बाद में आप देखिए कि माकपा के बलवान पूनिया, जो अब तक सरकार को समर्थन देते हैं, राज्यसभा चुनाव में, फ्लोर टेस्ट में, किसी भी मुद्दे पर समर्थन देते रहे, हालांकि वो अपने तरीके से अपनी पार्टी का, किसानों का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन वो फसल खराबे और पेपर लीक की मामले की जांच की मांग को लेकर के वो भी सदन के वेल में आ गए। अप्रिय स्थिति थोड़ी सी ये होती है कि जहां विधानसभा के सचिव बैठते हैं वो एक डायस होता है जहां से राज्यपाल और स्पीकर से अगर बात करनी होती है तो सीधे वहां पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर खड़े होकर के तख्तियां लहराई गई, वहां पर खड़े होकर के नारे लगाए गए। राजेंद्र राठौड़ ने 2 बार विधायकों को बोला भी कि डायस से उतर जाएं। एक बार विधायक उतर गए थे लेकिन वापस पहुंच गए और हंगामे के बीच ही राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा गया, लेकिन वो भी पूरा नहीं पढ़ा, पढ़ा हुआ मान लिया गया अभिभाषण और उन्होंने अभिभाषण पर दस्तखत किए, वो दस्तावेज हो गया विधानसभा का। लेकिन एक अप्रिय स्थिति हुई, इस दौरान हंगामा चलता रहा। राज्यपाल और स्पीकर जैसे ही अपनी चेयर से उतरे, मुड़े, चलने के लिए तैयार हो गए थे और सदन में ऑडियो सिस्टम पर राष्ट्रगान बज गया। हालांकि जैसे ही मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंच की तरफ देख करके ध्यान दिलाया तो स्पीकर, राज्यपाल दोनों ही रुक भी गए थे, सावधान की मुद्रा में खड़े हुए, राष्ट्रगान हुआ। बीजेपी के विधायक भी दौड़ करके अपनी अपनी सीट पर पहुंचे। इसी बीच राजेंद्र राठौड़, चंद्रभान सिंह आकिया ने कहा कि जो वहां जहां है वहीं खड़े रहे। आरएलपी के विधायक सदन के वेल में ही खड़े रहे राष्ट्रगान के दौरान सावधान की मुद्रा में। प्रताप सिंह खाचरियावास ने इस मुद्दे को उठाया है। प्रताप सिंह खाचरियावास बोले कि ये राष्ट्रगान का अपमान है। हालांकि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का कहना है कि कोई इस चीज को जानबूझकर नहीं करता है, राष्ट्रगान का सभी सम्मान करते हैं क्योंकि देश सभी का है, राष्ट्र सभी का है, राष्ट्रगान भी सभी का है। और उन्होंने पूरी श्रद्धा जताई राष्ट्रगान के प्रति, कहा कि ये अनायास हो गया लेकिन सभी ने राष्ट्रगान गाया और सावधान की मुद्रा में गाया। लिहाजा आरएलपी के नारायण बेनीवाल से भी ये सवाल उठा था, उन्होंने भी कहा कि ये
आरएलपी के नारायण बेनीवाल से भी ये बात हुई थी, तब उन्होंने भी कहा कि राष्ट्रगान का अपमान नहीं हुआ है। उन्होंने भी राष्ट्रगान गाया और वेल में खड़े होकर के राष्ट्रगान गाया। बिल्कुल, ये हमारे सहयोगी शशि मोहन थे जो बता रहे थे कि पूरी प्रक्रिया क्या हुई इस दौरान, क्योंकि हंगामा कैसे शुरू हुआ और किस तरह से आगे बढ़ा। और अब फिलहाल ये है कि लगातार जो हंगामे है वो इस कहते हैं कि आगाज इस तरह का है तो अंजाम क्या होगा। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि राजस्थान विधानसभा का ये जो बजट सत्र है, पूरा बजट सत्र हंगामेदार रहने वाला है, जहां विपक्ष सरकार को घेरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाला। वहीं जो सत्ता पक्ष है वो बचाव की मुद्रा में और वो विपक्ष के जवाब देने के लिए तैयार है। इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर लगातार किया जा रहा है और यही आज कारण ये रहा कि जब राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो एक तरह से विपक्ष। ठीक है विष्णु, विधानसभा का रुख करना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। लेकिन विधानसभा में एक बार कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है, तो तस्वीरें हम आपको विधानसभा से दिखाते हैं। 1860 दंड प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 एवं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 में संशोधन किए गए हैं। इस कारण दंड विधियां राजस्थान संशोधन विधेयक 2018 के द्वारा जो संशोधन प्रस्तावित किए गए हैं कि वर्तमान में कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए अब मैं कलराज मिश्र राज्यपाल राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 और उसके परंतु के अनुसरण में राजस्थान विधानसभा को उक्त निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन पुनर्विचार के लिए संशोधन विधेयक लौटाता हूं। प्रमुख सचिव। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के प्रति सदन की मेज पर रखता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके अनुमति से राजस्थान विधानसभा के गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। 1. राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि संशोधन विधेयक 2020। 2. राजस्थान विधानसभा अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन संशोधन विधेयक 2022। 3. राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2022। 4. राजस्थान विनियोग संख्या 3 विधेयक 2022। 5. राजस्थान माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2022। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं गत दिनों दिवंगत पश्चिम बंगाल एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री केसीनाथ त्रिपाठी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव और इस सदन के सदस्य श्री भंवरलाल शर्मा तथा पूर्व सदस्य श्री राजेंद्र कुमार भारती के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए ये शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूँ। पश्चिम बंगाल एवं बिहार के पूर्व राज्यपाल श्री केसीनाथ त्रिपाठी का जन्म 10 नवंबर 1934 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में हुआ। आपने BA तथा LLB की उपाधियां प्राप्त की। श्री केसीनाथ त्रिपाठी 6 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। आप 3 बार उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। पीठासीन अधिकारी के रूप में आपने विधानसभा में स्वस्थ संसदीय परंपराएं विकसित की। श्री त्रिपाठी उत्तर प्रदेश सरकार में वित्त मंत्री भी रहे। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनेक समितियों के सदस्य रहे। सुदीर्घ संसदीय अनुभव रखने वाले श्री त्रिपाठी वर्ष 2014 में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के पद पर आसीन हुए। इस दौरान आपके पास बिहार के राज्यपाल का अतिरिक्त कार्यभार भी रहा। श्री त्रिपाठी मेघालय एवं मिजोरम के भी राज्यपाल रहे। विधि वेता होने के साथ साथ श्री त्रिपाठी की साहित्य में गहरी रुचि रही। आपके 7 कविता संग्रह तथा 1 दोहा संग्रह प्रकाशित हुए। इनमें मनोनुकृति, आयुपंख, चित्रंजन, उन्मुक्त इत्यादि प्रमुख हैं। हिंदी भाषा के उन्नयन के प्रति समर्पित रहे। श्री त्रिपाठी ने विदेशों में आयोजित विभिन्न हिंदी सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। आपको हिंदी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए विभिन्न सम्मान एवं पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री केसीनाथ त्रिपाठी का दिनांक 8 जनवरी 2023 को निधन हो गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को उत्तर प्रदेश के सैफई में हुआ। आपने BA, BT एवं MA की उपाधियां प्राप्त की। श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश विधानसभा के 8 बार सदस्य निर्वाचित हुए। श्री यादव उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य तथा उत्तर प्रदेश विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी रहे। कुशल प्रशासक रहे। श्री यादव 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। नेताजी के नाम से प्रख्यात